हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। क्लास 12th की अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के टर्म 1 के एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे और बहुत अच्छे से गए होंगे और आप लोग टर्म 2 की पढ़ाई के लिए अब पूरी तरह से तैयार होंगे, पूरी एनर्जी के साथ तैयार होंगे। तो अब जैसा कि प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे बच्चों ने टर्म 1 के एग्जाम से पहले टर्म 2 के कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए थे। हो सकता है किसी ने मेरे लाइव लेक्चर से पढ़ ली हो सकता है किसी और क्लास में पढ़ ली हो सकता है स्कूल में पढ़ लिए हो। और अब दिक्कत ये है कि उनको याद नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा था, इसमें हमने कैसे कैसे चीज़ें करी थी। तो बस आज मैंने ऐसे ही एक टर्म 2 का आपका चैप्टर उठाया है जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और काफ़ी बच्चों ने ये चैप्टर ऑलरेडी हो सकता है पढ़ लिया हो। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है लेकिन अभी थोड़ा सा आपका इसका प्रैक्टिस का फ्लो बिगड़ गया है, चीज़ें थोड़ी सी भूल गए हैं, तो ये वीडियो लेक्चर एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस वीडियो लेक्चर में मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है, जो काइंड ऑफ एन एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रिवाइज भी हो जाएंगे और थोड़ा आपका प्रैक्टिस का फ्लो बन जाएगा। तो ज़्यादा बिना देरी के मैं अपनी चर्चा को शुरू करता हूँ। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 39, जो कि टी एस गरेवाल बुक का है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं क्वेश्चन, या अपनी किताब में से भी देख सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस एंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्चुअल रिविजन। तो मेरे साथ साथ आप पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो तीन पार्टनर्स है एक्स वाई और जेड, और उनका आपका पुराना रेशियो दे रखा है 3:2:1 का। Balance sheet of the firm as at 31st March 2021 was as follows. 31st March 2021 की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। तो आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कैसे करना होता था आपको याद होगा, स्पेशली रिकॉन्स्टिट्यूशन के जब हम चैप्टर्स करते थे, इवन आपके टर्म 1 के जो चैप्टर्स में हम करते थे, हमें बैलेंस शीट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होता था जिसकी हमें खुद से एडजस्टमेंट करनी होती है। तो फटाफट से इस बैलेंस शीट में हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला है आपका जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इंपॉर्टेंट है। जब मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात कर रहा हूं तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंगली एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट भी देख लेनी है। इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, बुक वैल्यू 15,000 रुपए दे रखी है और मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में 17,600 की दे रखी है। तो बेसिकली आपकी बुक वैल्यू से इंक्रीज हो गई मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इसके एडजस्टमेंट आप लोगों को वैसे याद ही होगी, फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डिस्कस भी कर लेंगे एक बार। इसके अलावा आप देखोगे गुडविल दिख रही है बैलेंस शीट में। ये एक प्रकार से आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है जो आपको राइट ऑफ करनी होती है। सिमिलरली आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली दिख रहा है, जो कि बेसिकली डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की नेचर का होता है, यानी फिक्टिशियस एसेट होता है। तो इसको भी हमको राइट ऑफ करना होता है। तो मोर और लेस ये 5 चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी थी, जो कि हम लोगों ने कर दी। बाकी सारी आपकी बैलेंस शीट नॉर्मल है। इसको हम एज एन व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन देख लेंगे, जो भी इसकी एडजस्टमेंट होगी वो सब हम लोग डील कर लेंगे। अब हमें नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो सबसे पहली बात, जेड रिटायर हो गया है और कौन सी डेट को हुआ है, 1 अप्रैल ऑफ 2021 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपको क्या क्या बता रखा है। सबसे अच्छी बात, आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है 34,800 की। अब आपको एक बात याद रखनी है, इवन दो आपके टर्म 2 में गुडविल का चैप्टर नहीं है, टर्म 1 में आप पढ़ चुके हो उसको, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आपसे वो गुडविल की कैलकुलेशन ना करवाए। तो सिंपल कैलकुलेशन वो आपसे गुडविल की करवा सकता है, जैसे वो बोल सकता है कि 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या जो भी कुछ भी मेथड वो आपको बता सकता है। तो प्लीज ऐसा मत करिएगा आप बिल्कुल सब चीजें भूल के बैठ जाओ। थोड़ा बेसिक कोशिश करना कि आप लोग याद रखो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सपोज वो आपसे गुडविल की कैलकुलेशन करा देता है, तो आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इवन दो इस क्वेश्चन में आपको जैसे गुडविल की वैल्यू निकाल के ऑलरेडी बता रखी है। एनीवे, बी पॉइंट पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ पेटेंट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%। याद है आप लोगों को क्या ये, बाय 20%, एंड दैट ऑफ मशीनरी टू 90%। ठीक है, तो पेटेंट्स बेसिकली वो कह रहा है कि 20,000 से कम हो गए,
पेटेंट्स वो कह रहा है 20,000 से कम हो 20% से कम हो गए, और मशीनरी 90% पे आ गई है। 90% पे आने का मतलब क्या हो गया कि वो 10% से कम हो गई है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज का आपको बहुत ध्यान में रखना है, तो लैंग्वेज को आपको पकड़ के चलना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सी में कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी एट 6% ऑन डेटर्स। तो आपको प्रोविजन बनाने 6% ऑफ डेटर्स, एक मिनट देना, प्रोविजन आपको बनाने 6% ऑन डेटर्स के। और आपको अगर बैलेंस शीट देखोगे तो आपको ऑलरेडी कुछ प्रोविजन दिख भी रहा होगा, तो आपको नया प्रोविजन निकाल के देख लेना है कि प्रोविजन बढ़ानी है कि आपको कम करनी है, और ये भी आपके अकॉर्डिंगली रीवैल्यूएशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपके रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गए। डी में कहता है जेड टुक द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट आपको पहले मार्केट वैल्यू में लेके आनी है, और फिर जेड उस इन्वेस्टमेंट को लेके जा रहा है, तो उसकी आपको जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है वो कर लेनी है। इसके अलावा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ₹750 इज टू बी क्रिएटेड। तो आपकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, और आपको नीचे बता दिया कि ₹750 की लाइबिलिटी भी है वर्कमैन कंपनसेशन की। एफ बी आपका रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट है, कहता है लाइबिलिटी ऑफ ₹4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। तो ₹4,000 से सिंपल भाषा में बोलूं तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। जी में कहता है अमाउंट ड्यू टू जेड इज टू बी पेड एज फॉलोज: ₹5,677 immediately, 50% of the balance within 1 year, and the balance by a draft for 3 months। ड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया, बेसिकली आप इसको बिल्स मान सकते हो, बिल है ना, बिल्स पेबल जिसको हम बोलते हैं। तो इस पॉइंट को जब हम अपने कैपिटल अकाउंट पे आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा क्या ये बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे, वो कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ओके, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये सारा का सारा काम आपको करना है। अब जब आप टर्म 2 के चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि अब आपके ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं है। दैट मीन्स नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन होते थे एमसीक्यू के होते थे तो हम लोग रफ वे में सॉल्व कर लेते थे, हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे कि भाई हम अपने फॉर्मेट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, हम वर्किंग नोट कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इन चीजों पे हमने ध्यान देना छोड़ दिया था। अब आपको धीरे धीरे आपका उस हिसाब से जो माइंडसेट है उसको चेंज कर देना है। अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे मांग रहा है वो आपका मेन सोल्यूशन का पार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप जो भी एक्स्ट्रा काम करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, वो आपको साफ साफ ध्यान से सुनना, साफ साफ वर्किंग नोट के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पर बहुत ज्यादा हमको फोकस करना है। जो भी आप अकाउंट्स वगैरह बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो, उसके फॉर्मेट्स पर आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी मेरा मेन फोकस इस क्वेश्चन में ये है कि आप लोगों को चीजें याद आ जाएं, तो मैं अकॉर्डिंगली करके चलूंगा। तो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन ने आपसे मांगा है कि गुडविल की जर्नल एंट्रीज करके बताओ। तो सबसे पहली बात मेरे को आपको एक साथ एक बात याद दिलानी है। जब मैं रिटायरमेंट चैप्टर की बात करता हूं तो इसमें हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन की चीजों को ध्यान में रख के चलना है। अगर जो आपके क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दे आफ्टर रिटायरमेंट, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना होता है खुद से, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करके, फॉर गुडविल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन हो सकता है आपको कुछ गेनिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली दे दे, या फिर आपको कुछ फ्रैक्शन बता दे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर्स को इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अपना शेयर देके जा रहा है। तो जो भी वो इंफॉर्मेशन अगर इस प्रकार से दे दे तो आपको उस केस में वो इंफॉर्मेशन यूज करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दे, जैसे इस क्वेश्चन में ना ही न्यू रेशियो की कोई इंफॉर्मेशन दी है, ना ही कुछ गेनिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको भगवान का आशीर्वाद समझना होता है। आपको सिंपली मान लेना होता है कि भाई जो हमारा न्यू रेशियो होगा वो बराबर होगा ओल्ड रेशियो के, और जो आपका गेनिंग रेशियो होगा वो भी बराबर होगा ओल्ड रेशियो के। ओल्ड रेशियो किसका? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। ध्यान रखना मैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की बात कर रहा हूं। तो जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो पुराना था वही उनका न्यू रेशियो भी बन जाता है और वही गेनिंग रेशियो भी हो जाता है। यानी भगवान का आशीर्वाद है, ना ही आपको नया रेशियो कैलकुलेट करना है, ना ही आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन में जेड रिटायर हो रहा है, तो और आपको न्यू रेशियो की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हम न्यू रेशियो कितना मान के चलेंगे? इनका पुराना रेशियो, इन दोनों के बीच का पुराना रेशियो, दैट इज 3:2। ठीक है, तो ये बात हमें सबसे पहले रिकॉल हो गई
कि रिटायरमेंट के केस में या फॉर दैट मैटर डेथ के केस में भी हमको न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। एक तो हमको गेनिंग रेशियो भी चाहिए होता है और हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ सकता है, और जब कोई इंफॉर्मेशन न दे तो पुरानी रेशियो की बराबर हम लोग अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं गुडविल एडजस्टमेंट पे आता हूं। तो हम फटाफट से, मैं स्क्रीन साइड कर लेता हूं, इधर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। तो मैंने आप लोगों से बोला न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो एक्स और वाई का कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, अच्छा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना हो गया, जेड शेयर इन गुडविल। हमें सबसे पहले क्या करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। तो क्वेश्चन में आपको गुडविल की इंफॉर्मेशन दे रखी है, गुडविल बता रखा है 34,800 का। तो 34,800, इसमें जेड का शेयर कितना हो जाएगा, 1/6, क्योंकि उसका पुराना जो उसका रेशियो शेयर था, प्रॉफिट शेयर, वो 1/6 था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 और 800, 5800। फिर इस 5800 को आपको गेनिंग रेशियो में बांट देना होता है। तो जब मैं अपने मेन सोल्यूशन पे आऊंगा, अभी मैं थोड़ा ऐसी कर रहा हूं, मैं प्रेजेंटेशन के साथ नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मेरा फोकस है आपको चीजें याद दिलाना, है ना। तो बट क्वेश्चन ने आपको जर्नल एंट्री मांगी है फॉर गुडविल, तो हम लोग जर्नल एंट्री कर लेंगे, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। पूरे फॉर्मेट के साथ करना है आपको, क्योंकि जर्नल एंट्री पार्ट ऑफ योर मेन सोल्यूशन है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ओल्ड रेशियो को राइट ऑफ करेंगे। बल्कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको डेट डालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डेट दे रखी है, रिटायरमेंट की डेट आपको दे रखी है 1 अप्रैल 2021। तो इस डेट पे आपको एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री हो जाती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, और ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6,000 रुपए का। तो 6,000 रुपए को आपको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो 6,000 यहां हो गया। तो ओल्ड रेशियो 3:2:1 में जब मैं इसे बांटूंगा तो ये बढ़ जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एंट्री हमको गुडविल एडजस्टमेंट की करनी होती है। अब टेकिंग द न्यू गुडविल वैल्यू, तो सेम डेट पे होगी एंट्री, तो 1 अप्रैल 2021। और एंट्री क्या होती है याद रखना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसमें भी हम लोग पढ़ते क्या है, इसमें भी हम पढ़ते अगर रिटायरमेंट की वजह से कोई पुराना पार्टनर भी सपोज सैक्रिफाइस कर रहा होगा, तो हमको उसको भी डेबिट करके उसको भी क्रेडिट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। तो इस क्वेश्चन में तो खैर कुछ ऐसा ऐसा है ही नहीं, जेड रिटायरिंग पार्टनर ही सैक्रिफाइस कर रहा है और पुराने पार्टनर्स गेन कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री बन जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल। तो गुड जेड का हमने कितना शेयर ऊपर अभी निकाला था, 5800। तो इस 5800 को आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी निकाली आप लोगों ने, 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी निकली 3:2 की। तो ये इसको मैं 3:2 में बांट देता हूं। 5800 डिवाइड बाय 5, तो x का आ जाएगा 3480 और y का आ जाएगा 2320। बस, तो ये हो गई आपकी सबसे पहले गुडविल की एंट्री। इसके बाद आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देते हैं। अगेन रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट ऑफ मेन सोल्यूशन है, तो पूरे फॉर्मेट्स वगैरह के साथ आपको बनाना होगा। तो इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आ जाओ, तो रीवैल्यूएशन में आप लोग देख सकते हो, चलो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाते हुए चलता हूं इधर से। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन के लिए आपको बोला हुआ है कि पेटेंट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई है 20% से, और मशीनरी की वैल्यू 90% पे आ गई है, दैट मींस 10% से कम हो गई है। सबसे पहले बात, पेटेंट्स की वैल्यू हमारी रिड्यूस होगी टू पेटेंट्स अकाउंट।
20% से हुई है, तो पेटेंट्स की वैल्यू दे रखी थी आपको, पेटेंट्स की वैल्यू आपको दे रखी थी 10,000, है ना। तो 20% से कम हो गई, तो 10,000 का 20% आ गया 2,000। सिमिलरली आपको मशीनरी बोल रखी है कि 10% से कम हो गई क्योंकि वो 90% पे आ गई है। तो मशीनरी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 50,000। तो इसको हमें 5,000 रुपए से कम करना होगा। ठीक है जी, चलिए, यस 5,000 से। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो आप देखोगे 6% का हमको बनाना है। डेटर्स आपको 40,000 के दे रखे हैं, तो 40,000 का जब आप 6% निकालोगे तो आ जाएगा 2,400 रुपए। अभी भी डेटर्स जो प्रोविजन बना हुआ है 2,000 रुपए का बना हुआ है। तो अब आपको प्रोविजन 2,000 का बढ़ा, 2,000 से बढ़ा के 2,400 पे लाना है। दैट मीन्स आपका कोई नया प्रोविजन बन के आ जाएगा। ठीक है, नया प्रोविजन बनने का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो वो भी इस साइड आ जाएगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू प्रोविजन है 2,400 का, पुराना प्रोविजन 2,000 का है, तो 400 रुपए से हमारा प्रोविजन बढ़ गया। इसके अलावा और क्या पॉइंट है आपका, ई पॉइंट में कहता है, एफ पॉइंट पे कहता है लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट टू बी पेड। तो हमारे क्रेडिटर्स बेसिकली 4,000 रुपए से कम हो गए, क्रेडिटर्स हो गया 4,000 रुपए से कम। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 750 रुपीज दे रखा है, लेकिन ये आपका जो लाइबिलिटी है वो रिजर्व से कवर हो रहा है, क्योंकि आपके रिजर्व बहुत सारे पड़े हैं, 12,000 रुपए के रिजर्व है। ठीक है, लेकिन अगर लाइबिलिटी रिजर्व से ज्यादा होती तो जो शॉर्टफॉल वाला अमाउंट होता है वो कहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाता है। तो ये बात हमने टर्म 1 में भी पढ़ी थी, तो आई होप आपको ये चीज याद होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका है, लेकिन यहाँ पे उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ के 17,600 हो रही है। ठीक है, तो कितने अमाउंट से बढ़ रही है, 2,600 से बढ़ रही है। तो ये फायदा है, फायदे को हम लोग क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो 17,600 का इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है, और पुरानी वैल्यू आपको दे रखी है 15,000 की, तो 2,600 से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। तो रीवैल्यूएशन से तो यही से रिलेटेड तो यही पॉइंट था। जब आप इसका प्रॉफिट निकालने जाओगे तो आ जाएगा 7,400 माइनस 6,600। तो प्रॉफिट क्या, लॉस आ रहा है आपका, क्योंकि बैलेंस इस साइड बच रहा है, बाय लॉस 800 रुपीज का आपका लॉस आ रहा है। इस 800 रुपीज को आपको 3:2:1 में बांट देना है फटाफट से। तो एक्स, वाई और जेड में, तो इसको मैं 3:2:1 में बांटूंगा तो कितना आएगा, 800 डिवाइड बाय 6। एक मिनट देना जरा, तो ये आ रहा है 400, ये आ रहा है 267 मान लो, और ये बन लो 133 राउंड ऑफ करके। ठीक है, और आपको अकाउंट की टोटलिंग भी कर लेनी है, तो टोटल आ जाएगा आपका कितना आ रहा है, 7,400। ठीक है, अकाउंट का टोटल आ गया 7,400। चलिए, अब हम लोग बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इधर बना लेता हूं मैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के लिए हमको थोड़ी सी जगह ज्यादा चाहिए, तो मैं इधर बना लेता हूं थोड़ा नीचे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, एक्स, वाई, जेड, एक्स, वाई, जेड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं क्या है, बाय बैलेंस बीडी। तो बैलेंस आपका ओपनिंग दे रखा है 68, 32 एंड 21। 68, 32 एंड 21। इसके अलावा सबसे पहले बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से चीजें जो भी हमें बांटनी है, राइट ऑफ करनी है, वो सारी चीजें कर लेते हैं। तो जब मैं इधर आऊंगा तो आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिख रहा है। 12,000 के जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है,
इसमें से आपकी लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 750 रुपये की आ रही है, ठीक है। तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व है, और इसमें से 750 रुपये का लाइबिलिटी है। तो बच कितना गया, ये बच गया आपका 11,250, 11,250। तो एट द एंड ऑफ द डे 11,250 आपका बढ़ जाएगा 3:2:1 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी टर्म वन में आप अच्छे से पढ़ चुके हो, वही सारी चीजों की एप्लीकेशन है। बस ध्यान इतना रखना, हमें चीजें भूलनी नहीं है, ठीक है। इन चीजों का यूज है, इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आ जाओ, 11,250 को हम बांट देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 11,250 को जब मैं बांटूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ रहा है 5625, ये आ रहा है 3750, और ये आ रहा है 1875। इसी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को उनको यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर ही नहीं रही। तो यानी कि हमें सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 रुपए का बांट देना है पुराने पार्टनर्स में, स्ट्रेट अवे ओल्ड रेशियो में। तो हम बांट देते हैं, तो ये बढ़ जाएगा 3,000, 2,000 एंड 1,000। इसके अलावा आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, वो हमें राइट ऑफ करना होता है इधर, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 5,250, 5,250। 5,250 को आपको बांट देना है, 5,250 डिवाइडेड बाय 6, इसका आ जाएगा 2,625, और इसका आ जाएगा 1,750, और इसका आ रहा है 875। इसके बाद हमने गुडविल एडजस्टमेंट की तो एंट्री पास कर ही रखी है, तो वो हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। तो गुडविल हमें राइट ऑफ करना था, जो कि हमने करा था 3:2:1 में, मतलब 3,000, 2,000 एंड 1,000। और इसके अलावा हमने गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री कर रखी थी, तो इधर आ गया बाय एक्स एंड बाय वाई, बेसिकली कैपिटल, एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल, और इधर आ जाएगा 2z कैपिटल, 2z कैपिटल। तो हमने कितना कितना बांटा था, तो 5,800 हमने ऐसे ऐसे बांटा था, 3480 एंड 2320। तो बस इसको हमें पोस्ट कर देना है, 3480 एंड 2320, 2320। और इधर भी 3480 एंड 2320, 3480 एंड 2320, जेड पे कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अपना गुडविल की एडजस्टमेंट भी डाल दी। और कुछ तो नहीं मिस हो रहा ना, एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेना, कुछ नहीं मिस हो रहा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वगैरह तो हमने कर दिया। इसके अलावा आपको रीवैल्यूएशन का लॉस डाल देना है, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये कितना कितना बांटा था आप लोगों ने, अजीब अजीब सा बांटा था ये, 400, 267 एंड 133, 400, 267 एंड 133। बस एक चीज और रह गई, एक चीज और रह गई, एक चीज और रह गई। इन्वेस्टमेंट लेके गया था जेड, है ना, एक चीज मेरे को लग रहा था मुझसे मिस हो रही है, जेड इन्वेस्टमेंट लेके चला गया था, है ना। तो वो भी हमें एंट्री डालनी है। तो जेड लेके जा रहा है इन्वेस्टमेंट, तो क्या एंट्री हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है, उसको क्रेडिट कर रहे हैं, और जेड लेके जा रहा है क्योंकि, तो उसके कैपिटल को हम डेबिट कर रहे हैं। तो यहां आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ध्यान रखना वो मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहा है 17,600 पे, और हम ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा चुके हैं रिवैल्यूएशन के हेल्प से, ठीक है। अब 17,600 का जो वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट की हो गई है, वो लेके जा रहा है जेड इसी मार्केट वैल्यू पे। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी। तो ये एक मुझसे एंट्री मिस हो रही थी, मुझे लग रहा था मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। चलो, तो आई होप मैं और कुछ तो नहीं मिस कर रहा। तो एक बार हम बैलेंस निकाल लेते हैं पहले एक्स और वाई का, और फिर हम जेड की बात करेंगे थोड़ी सी। 68,5625 प्लस 3,000 माइनस 2,625 माइनस 3,000 माइनस 3,480 माइनस 400, माइनस 400। तो एक बार मैं आंसर मिला लूँ, यस एक्स का सही आ रहा है बैलेंस।
तो टू बैलेंस CD, ये आ गया 67,120। इसी प्रकार से y का देख लेते हैं, 32,3750 प्लस 2,000 माइनस 1750 माइनस 2320 माइनस 267, तो यार 31413। यस, 31413 आंसर सही है ये वाला भी। z का तो हमको थोड़ा सा अलग से काम करना है। चलो, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के मैं नीचे आ रहा हूं, और जो z के लिए पॉइंट बोला गया है वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। टोटलिंग आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, ध्यान रखना टोटलिंग जरूर करनी है, क्योंकि हम एग्जाम की प्रेजेंटेशन के हिसाब से चल रहे हैं। चलो, अगर अब मैं z की बात करूं, मैं थोड़ी दूसरे पेन से ले लेता हूं। टोटल अमाउंट कितना ड्यू है टू z, अमाउंट ड्यू टू z। तो एक बार जरा z का बैलेंस निकाल लेते कि z का कितना हमारा बैलेंस बच रहा है। तो मैं z का एक बार बैलेंस निकाल रहा हूं, 21,000 प्लस 1875 प्लस 1000 प्लस 3480 प्लस 2320 माइनस 875 माइनस 1000 माइनस 133 माइनस 17,600। तो अगर आप अमाउंट देखोगे ड्यू है 10,067 का अमाउंट ड्यू है। अब क्वेश्चन के जी पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है कि भाई हमने 5,067 रुपीज इमीडिएटली पे कर दिए, तो अमाउंट पेड इमीडिएटली, अमाउंट पेड इमीडिएटली, कितना अमाउंट हमने इमीडिएटली पे कर दिया 5,067, 5,067। अब बच कितना गया अमाउंट, अगर आप देखोगे पे करने के बाद बच गया 5,000 का अमाउंट अनपेड। अब इसमें क्वेश्चन कहता है, इसमें क्वेश्चन कहता है कि जो बचा हुआ अमाउंट है, जो बचा हुआ अमाउंट है उसका 50%, उसका 50% हम पे करेंगे। अब पढ़ना है इसको, 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, यानी एक साल के अंदर 50% ऑफ द बैलेंस पे करेंगे। यानी 2,500 का जो अमाउंट है ये हमारा चला जाएगा लोन पे, क्योंकि ये हम एक साल के बाद पे करेंगे, विद इन 1 ईयर पे करेंगे, बेसिकली हम बाद में पे करेंगे। और जो बचा हुआ 50% है, बचा हुआ 50% है यानी 2,500 जो बच गया, उसके लिए हम लोगों ने एक ड्राफ्ट इशू किया। ड्राफ्ट इशू करने का मतलब आप सिंपल मीनिंग ये ले लो कि एक बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी हमारे पास आ गई। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, तो बेसिकली इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। हालांकि इसकी जनरल एंट्री मांगी नहीं है क्वेश्चन ने, बट आपको समझाने के लिए मैं जनरल एंट्री भी बता देता हूं क्या बन जाएगी। इसको जनरल एंट्री की हेल्प से आपको बता देता हूं कि क्या क्या हो जाएगा। तो जेड का कैपिटल तो मैं पूरा खत्म करना है, जेड का कैपिटल तो पूरा खत्म करना है। तो जेड के कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा था 10,067 का, 10,067 का। इसमें से कुछ पैसा हमने पे कर दिया। ध्यान रखना बैलेंस शीट में बैंक दे रखा है, इसलिए मैं बैंक यूज करूंगा पेमेंट के लिए। तो टू बैंक अकाउंट, तो कह रहा है क्वेश्चन 5,067 का तो हमने पेमेंट इमीडिएटली पे कर दिया। बचे हुए का 50% हमने लोन में डाल दिया। बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं तो जेड लोन 2,500, और जो बचा हुआ 25 है उसके लिए हमने ड्राफ्ट इशू कर दिया। तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 2,500। तो ये मतलब था पूरे क्वेश्चन का। और ये सेपरेटली कॉन्सेप्ट भी मैं कराता हूं कि जब अमाउंट ड्यू होता है उसकी हमें कैसे कैसे ट्रीटमेंट करनी होती है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, ऑल्दो लोन अकाउंट आपके सिलेबस में नहीं है तो लोन अकाउंट तो आपके उसमें बनाने को नहीं आएगा, बट ये चीज वो इतनी चीज आपको बोल सकता है क्वेश्चन में कि हमने ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के कुछ पेमेंट करी है ना। तो बेसिकली इसको हमें बस अब पोस्ट कर देना है। तो अब आप इसको पोस्ट कैसे कर दोगे, तो टू बैंक हो गया, टू जेड्स लोन हो गया, और टू बिल्स पेबल हो गया।
तो बैंक में आ गया 5067, इसमें आ गया 2500 और इसमें भी आ गया 2500। बस ये क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा था। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा इसमें। तो अब मैं फटाफट से लास्ट अपनी बैलेंस शीट बना लेता हूं। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2021, 2021 ही बता रखा है ना ईयर, हाँ 1 अप्रैल 2021। बस अपना लास्ट काम रह गया है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, बैलेंस शीट मैच कराने का। चलो फटाफट से हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। यहां गया लाइबिलिटीज, एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं बैलेंस शीट, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट की बात करता हूं, तो बेस्ट ये होता है कि लाइबिलिटी साइड से शुरू करो और उसमें भी आप कैपिटल से शुरू कर दो, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का कितना कैपिटल बैलेंस था, आ जाओ फटाफट से देख लो। 67,120 एंड 31,413 ये हमने निकाल दिया था। तो मैं बुक भी हाथ में रख लेता हूँ क्योंकि मुझे बैलेंस शीट की मतलब जरूरत पड़ेगी। तो ये आ गया 67,120 एंड 31,413, 31,413। तो फटाफट से इसका टोटल कर लेता हूँ, 67,120 प्लस 31,413, तो यार है 98,533, 98,533। फिर जेड का लोन डाल दो, जेड लोन, जेड्स लोन 2500 रुपए का जेड का लोन आ गया। ठीक है, और 2500 रुपए की बिल्स पेबल आ गए, वो भी डाल देना। बिल्स पेबल 2500, बहुत ध्यान से, कोई चीज मिस ना हो जाए, बहुत केयरफुली करना है, नहीं तो कुछ ना कुछ जरूर मिस हो जाएगा। फिर क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में, प्लीज क्वेश्चन देखते रहिएगा, मैं यहां पे दिखाते हुए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्रेडिटर्स दे रखा है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आपके कम हो गए थे, तो याद रखना रीवैल्यूएशन से पॉइंट जोड़ते हुए चलना। ठीक है, तो पुराने क्रेडिटर्स की वैल्यू दे रखी थी आपको 21,000 की, ये 4,000 रुपए से आई थिंक कम हो गए थे, ये हो गए थे 4,000 रुपए से कम, तो -4,000, तो ये आ जाएगा 17,000। इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी थी, वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी ये भी आ गई थी आपकी 750 रुपए की। बस इसी प्रकार से एसेट्स पे आ जाते हैं हम लोग। तो सब जिस ऑर्डर में चीजें दे रखी है उसी ऑर्डर में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको कैश एट बैंक दे रखा है, तो जल्दी जल्दी में चेप मत देना, कैश एट बैंक ये आपको 5750 दे रखा है, 5750 दे रखा है, लेकिन इसमें से हमने 5065 की पेमेंट कर रखी है, 5067 की पेमेंट कर रखी है, तो 5067 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बच कितना गया, 5750 माइनस 5067, तो ये बच गया आपका 683। इसके अलावा फिर आपको डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स 40,000 के दे रखे हैं, इसमें प्रोविजन नया वाला लेना है अब आपको 2400 रुपए का, 2400 रुपए का प्रोविजन माइनस हो गया, तो बच गए आपके आई थिंक 37,600, 37,600। और क्या दे रखा है आपको, स्टॉक, स्टॉक में तो आई डोंट थिंक कोई चेंज था, तो स्टॉक आपका एज इट इज आ जाएगा, कितना है 30,000। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट चली गई, लेके चला गया पार्टनर, खत्म। पेटेंट्स, पेटेंट्स आपके 20% से कम हो गए थे, याद रखना पेटेंट्स कम हो गए थे 20% से, तो 10,000 के पहले दे रखे हैं, इसको हमने 2,000 से कम कर दिया था, तो नई वैल्यू आ गई 8,000 की। इसके अलावा और क्या दे रखा है आपको, मशीनरी दे रखी है, मशीनरी भी कम हो गई थी, 90% पे आ गई थी ये, तो ये आ जाएगा 45,000, 45,000 कैसा आया, 50,000 की मशीनरी है, ये आपकी अब 90% पे आ गई है। ठीक है, या 50,000 माइनस 5,000, दोनों भी एक ही बात हो गई, कैसे भी कर सकते हो। गुडविल उड़ गई, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट उड़ गया, बस। फटाफट से टोटलिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बैलेंस शीट हमारी मैच हो रही कि नहीं। सबसे पहले मैं
लाइबिलिटी साइड देखता हूँ 98,533 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 17,000 प्लस 750। तो मेरा लाइबिलिटी साइड का टोटल तो भाई मैच हो रहा है 121,283। तो मेरी लाइबिलिटी साइड में कोई गलती नहीं है, 121,283। एक बार चेक कर लेते हैं अपनी एसेट साइड भी। तो 683 बैंक हो गया, 37,600 डेटर्स हो गए, 30,000 स्टॉक हो गया, 8,000 पेटेंट्स हो गया, 45,000 आपका मशीनरी हो गई। तो ये आ गया आपका 121,283। बैलेंस शीट मैच होने का मतलब मोर और लेस आपने कोई गलती नहीं करी है, क्वेश्चन आपका ठीक सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन करके, मेरे साथ ये क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को चीज़ें थोड़ी याद आ गई होंगी, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपका एक फ्लो बन गया होगा। हम कैसे कैसे करा करते थे रिटायरमेंट में, पूरे पूरे क्वेश्चन, काफ़ी एग्जॉस्टिव क्वेश्चन था। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी ही एडजस्टमेंट्स डील करी। ठीक है, कुछ सारी ऑब्वियसली कुछ कुछ नहीं करी जो इसमें नहीं घुस सकती थी, लेकिन मोर और लेस सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हमने डील करी इसमें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए, उन लोगों का भी एक फ्लो बन के आ जाए। ठीक है, मेरे साथ यहाँ तक इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है ऐसी, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं बहुत जल्दी एक और ऐसी वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ते रहें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। बाय बाय।